हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सुमित चौधरी में। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, उसके जो सिलेबस को लेकर के जो भी डिस्कशन हुआ था, वो कल हो गया था। और आज हम लोग जो उसका प्रॉपर कंटेंट है चैप्टर वाइज, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं कि आज से हमारे क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आज का जो रहेगा, शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ रहेगा, क्या रहेगा? शिक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा, शिक्षण का क्षेत्र एवं उसकी प्रकृति, शिक्षण की विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व। फिर उसके बाद जो टॉपिक हमारा रहेगा, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक जो शिक्षण को प्रभावित करेंगे। उसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, शिक्षक की दृष्टि से शिक्षण की प्रासंगिकता। तो ये हमारे आज के रहने वाले टॉपिक हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरी शिक्षा शक्ति की हमारी टीम थी। तो सबसे पहली जो हमारी आज की हेडिंग रहेगी, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी। शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी। तो शिक्षण शास्त्र होता क्या है? ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हम शिक्षण कराते हैं। शिक्षण का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को ज्ञान प्रदान करना, कौशल प्रदान करना, सामने वाले को मोटिवेशन देना। जिस ऐसा कोई भी ऐसा काम जिससे सामने वाले को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं हम, और सामने वाला कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो सब क्या आता है? शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण के अध्ययन की कला को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। हमने पहले ही बताया कि जो शिक्षण करने की कला जो होती है, उसी को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है कि किन किन कलाओं का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण शास्त्र को संपन्न करते हैं, और वो शिक्षण कितना प्रभावशाली होगा। तो शिक्षण के अध्ययन की कला को ही शिक्षण शास्त्र कहते हैं। उसके बाद क्या है? शिक्षण कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है। तो शिक्षण क्या कार्य है? जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। कौशल का मतलब क्या होता है? कौशल का मतलब होता है कि कोई भी कार्य हम कितनी कुशलता से पूरा कर रहे हैं, या जब हमें शिक्षक सिखाता है तो वो भी एक क्या है? एक प्रकार का ज्ञान है। और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? शिक्षण प्रक्रिया। जैसे क्लास में अगर कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो भी शिक्षण प्रक्रिया है। डांस हम सीखने जा रहे हैं, वो भी शिक्षण प्रक्रिया है। गाना गाना सीख रहे हैं, वो भी क्या है? एक शिक्षण प्रक्रिया ही है। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो सारी प्रक्रिया क्या कहेगी? शिक्षण प्रक्रिया, उसको हम बोलेंगे। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है। फिर अगला आता है ज्ञान एवं कौशल को प्रवाहित करने वाली कार्य प्रक्रिया को। ज्ञान एवं कौशल को प्रवाहित करने वाली कार्य प्रक्रिया को, कला को क्या शिक्षण कहते हैं? शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ये परिभाषा वहां पे दी गई होती है। 4 वहां पे साइंटिस्ट के नाम दिए गए होंगे। जैसे बीओ स्मिथ का नाम दे दिया गया, रायबर्न का दे दिया गया, बर्टन का दे दिया गया, क्लार्क का दे दिया गया। 4 नाम आपको वहां पे दे दिए जाएंगे, और इनमें से किसी एक की वहां पे परिभाषा मेंशन कर दी जाएगी। आपको बताना होगा कि ये वाली जो परिभाषा है वो किसकी है। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जैसे हमारे बीओ स्मिथ हैं और बर्टन है, सबसे छोटी जो डिफिनीशन रहेगी वो बीओ स्मिथ की रहेगी। बीओ स्मिथ की परिभाषा को हम याद कर लेंगे। और अगर एक नंबर में शिक्षण की परिभाषा अगर लिखने को आती है, तो अगर पूरा हमें एक नंबर लेना है तो किसी भी साइंटिस्ट की हम परिभाषा लिख देंगे बीओ स्मिथ के अनुसार। और बहुत छोटी सी परिभाषा है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। बस एक नंबर हमारा वहां पे कंफर्म हो जाएगा। बाकी जैसे क्या है, बीओ स्मिथ ने क्या कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है।
क्रिया किसे कहते हैं? कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है? क्रिया है। तो किसी चीज को करने की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, जिसको सीखने का हमारा मन करता है, जिसके द्वारा बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। रायबर ने क्या बताया? शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। कितने केंद्र बिंदु होते हैं? 3 केंद्र बिंदु होते हैं। शिक्षक, बालक, पाठ्यवस्तु। जब ये तीनों ध्रुव होंगे हमारे, या तीनों बिंदु होंगे, शिक्षण हमारा प्रभावशाली होगा। शिक्षक, बालक, पाठ्यवस्तु, शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। बिल्कुल, शिक्षण जब हम कराएंगे तो इन तीनों में क्या होगा? संबंध होगा। किसमें? शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु। बर्टन ने क्या कहा है? शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन क्या है? उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और उत्साहवर्धन है। बिल्कुल, शिक्षण के माध्यम से क्या होता है? उद्दीपन होता है, मार्गदर्शन करते हैं, दिशाबोध होता है और उत्साहवर्धन भी हम करते हैं। क्लार्क ने क्या कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निमित्त व दर्शित की गई है। किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हम शिक्षण के द्वारा कर सकते हैं और शिक्षण के द्वारा ही उसमें संभव है। तो शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व दर्शित की गई है। क्या की गई? निर्मित व दर्शित की गई है। तो इसमें से 2 या 3 परिभाषा हम याद कर लेंगे, बाकी हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो बीओ स्मिथ की परिभाषा आप जरूर याद कर लें, छोटी सी परिभाषा है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति। क्या है? शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति। शिक्षण का क्षेत्र कैसा है और कितना व्यापक क्षेत्र है और उसकी प्रकृति कैसी है। शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये क्या है? शिक्षण एक स्व उद्देश्य। स्व उद्देश्य का मतलब शिक्षण में किसी ना किसी चीज का एक उद्देश्य होता है। जब भी हम सामने वाले को कोई ना कोई ज्ञान दे रहे होंगे, उसका कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य होगा। तो शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। अगला हमारा है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। अगला पॉइंट हमारा ये है, इसकी प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की है। ये ऑप्शन में पूछा जाता है कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको 1 नंबर में लिखना होगा शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की है। तो आपने देखा होगा जो भी स्लाइड चल रही है कि जो भाषा है वो कितनी आसान भाषा है, जबकि शिक्षण अधिगम नाम सुनने से या किताबों में देखने पर ऐसा लगता है कि उसके कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहे। यहाँ पर आप कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ ना रहा हो। बिल्कुल जैसा लिखा है, अगर पॉइंट वाइज आप ऐसे ही कॉपी में लिखते हैं आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर में अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति बताइए या उसका वर्णन कीजिए, बिल्कुल आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, पॉइंट बना करके ऐसे ही आप लिख देंगे, बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षण के माध्यम से ही विकास संभव है, विकास होता भी है। शिक्षण एक सामाजिक व्यवसायिक प्रक्रिया है। अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए शिक्षण आवश्यक है और शिक्षण के माध्यम से ही हम अपने आप को समाज में स्थापित कर पाएंगे। व्यवसायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, व्यवसाय के लिए क्या? शिक्षण। जब तक आपने शिक्षण नहीं किया होगा व्यवसाय चलाने में आप सफल नहीं होंगे। उसके बाद आता है शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षण क्या है? एक निर्देशन की एक प्रक्रिया है। अगला हमारा पॉइंट क्या है? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो आप लोग ये बताएं कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। बिल्कुल है, शिक्षण में 3 ध्रुव होते हैं, पर इस बात को बोला किसने है? हमेशा एक नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर में ही पूछा जाता है, बहुविकल्पी या फिर अतिलघु उत्तरी में पूछ लिया जाता है। एक ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण में 2 ध्रुव होते हैं। तो जॉन एडम्स ने बताया था कि शिक्षण में 2 ध्रुव होते हैं, और जॉन डीवी
बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और बिल्कुल सही बात भी है, शिक्षण में 3 ध्रुव ही होते हैं। तो 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। क्या होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता है, कोई भी शिक्षण प्रभावशाली तभी होगा शिक्षक हो, विद्यार्थी हो। अगर शिक्षक है, विद्यार्थी नहीं है, तो पाठ्यक्रम किसको पढ़ाएंगे? और शिक्षक और विद्यार्थी अगर दोनों है, पाठ्यक्रम नहीं है, तो किस चीज पे चर्चा करेंगे? फिर आगे आता है, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। बिल्कुल, जब शिक्षण हम करेंगे तो सामने वाला भी तो व्यक्ति वहां पर कोई होगा, तो जो भाषा रहती है वो क्या करती है? संप्रेषण का कार्य करती है। अगला हमारा टॉपिक भी है संप्रेषण। संप्रेषण में हम ये बताएंगे कि संप्रेषण के लिए कितने 2 लोगों का होना जरूरी है। जब तक हम कुछ भी बोल रहे हैं और सामने से फीडबैक नहीं आ रहा है, तब तक वो संप्रेषण संभव नहीं है। तो शिक्षण में क्या कह रहा है? शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। भाषा संप्रेषण का कार्य करेगी, शिक्षक बोलेगा, बच्चे सुनेंगे और फीडबैक उधर से मिलेगा। तो शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। समायोजन के योग्य का मतलब क्या हुआ? किसी भी परिस्थिति में अगर आप फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति का आपको सामना कैसे करना है, वो शिक्षण के माध्यम से ही मनुष्य उसके योग्य बनता है। तो शिक्षण क्या है? मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। शिक्षण क्रियाशील बनाता है। बिल्कुल सही बात, शिक्षण क्या बनाता है? क्रियाशील। शिक्षण ऐसी प्रक्रिया ही है कि शिक्षण कार्य के दौरान आप क्रियाशील रहेंगे, और शिक्षण क्रियाशील भी सबको बनाता है। शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं? शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? कह रहा अधिगम में सहायक। इसमें अधिगम में सहायक। हेडिंग जो दिख रही है आपको बहुत आसान हेडिंग्स हैं। बुक वगैरह में आप देखेंगे तो वहां पे बहुत कठिन कठिन हेडिंग होंगी जो आसानी से समझ नहीं आएंगी, उसके जो शब्द होंगे वो बहुत कठिन होंगे। तो अधिगम में सहायक का क्या मतलब है? अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना। तो सीखने में सहायक, शिक्षण से विद्यार्थी नए विषयों को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? नए विषयों को सीखते हैं, जो उनके विकास में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? विकास में मदद करते हैं। आगे आएंगे, सूचना संप्रेषण। शिक्षण के माध्यम से जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। अध्यापक कोई भी कार्य करा रहे हैं, शिक्षण कार्य, तो जो अध्यापक बोलेंगे वो छात्रों तक जाएगा। छात्रों के अगर समझ नहीं आएगा तो फिर से बोलेंगे कि सर हमारे समझ नहीं आया, तो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो क्या हो गया? सूचना संप्रेषण, मतलब सूचना का आदान प्रदान। शिक्षण के माध्यम से जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना ही क्या है? संप्रेषण है। कौशल क्षमता का विकास। कौशल क्षमता का मतलब विद्यार्थियों से शिक्षण से विद्यार्थियों में अलग अलग कौशलों का विकास होता है। तो कौशल क्षमता का विकास, शिक्षण से विद्यार्थियों में अलग अलग कौशलों का विकास होता है। ठीक है, फिर एक आगे हम आते हैं, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। बिल्कुल, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन शिक्षण के द्वारा ही संभव है। देखा होगा स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे वहां आते हैं पढ़ने के लिए, शरारती टाइप के बच्चे होते हैं, या बहुत ऐसे बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं कि चुपचाप सुन रहे हैं, बैठ लिए, पढ़ लिए, चले गए।
तो उनका जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो शिक्षण के द्वारा ही संभव है। शिक्षण से छात्रों में सोचने और व्यवहार करने के तरीके में बदलाव आता है। सोचने व्यवहार करने के तरीके में बदलाव आता है। फिर बेहतर संबंधों का निर्माण, ये तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? बेहतर संबंधों का निर्माण। शिक्षण से शिक्षक, छात्र और विषय के बीच अच्छा संबंध बनता है। शिक्षक है, छात्र है, विषय के बीच, समुदाय के बीच, समाज के बीच, ये सब जो संबंध अच्छा बनता है वो शिक्षण की ही विशेषताएं है। आगे आते हैं हम लोग, उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। शिक्षण का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता ही है और उन उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति हम शिक्षण के माध्यम से ही करते हैं। शिक्षण से ज्ञान, भावना, क्रिया से जुड़े लक्ष्यों को पाया जा सकता है। ठीक है। सामाजिक विकास, समाज में आपका विकास होगा, समाज में किस प्रकार आप रहेंगे, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं तो उस समाज के अकॉर्डिंग ही हमें रहना होता है, तो सामाजिक विकास भी होता है। जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो निश्चित एक राष्ट्र का विकास होगा। तो क्या कह रहा है? शिक्षण से व्यक्ति और समाज दोनों में सुधार और उन्नति होती है। व्यक्ति की उन्नति हो जाए, समाज की उन्नति हो जाए, हमारे राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी। फिर अनुकूलन में सहायक। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? शिक्षण से विद्यार्थी माहौल के अनुसार खुद को उसी माहौल में ढाल लेना। जिस जैसा माहौल चल रहा है अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग बदल देना, क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो शिक्षण से विद्यार्थी माहौल के अनुसार खुद को ढालना सीखता है। बिल्कुल, क्या? खुद को ढालना सीखता है। फिर आता है व्यावसायिक प्रक्रिया। व्यावसायिक प्रक्रिया, शिक्षण एक ऐसा काम है जिससे लोग जीविका चलाते हैं और छात्रों को काम के लायक बनाते हैं। काम को लायक बनाते हैं, इसकी जगह जानते हो क्या यूज कर सकते हैं हम? आत्मनिर्भर बनाते हैं। ठीक है, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। जब आत्मनिर्भर आप बन जाएंगे तो जीविका आपकी चलने लगेगी। ठीक है। शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं? ज्ञान का अर्जन, बिल्कुल पहला उद्देश्य हमारा यही होता है, ज्ञान का अर्जन। ज्ञान का अर्जन। शिक्षण से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। कौशलों का विकास, जो भी कौशल होते हैं व्यक्ति के अंदर उनका विकास होता है। अध्यापक का काम क्या होता है? जो भी विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए टैलेंट, मतलब छुपे हुए जो कौशल हैं उनको पहचानता है और उसी क्षेत्र में उस विद्यार्थी को आगे बढ़ाता है। तो कौशलों का विकास या विद्यार्थियों में विभिन्न जीवन कौशलों का विकास करता है। सोचने की क्षमता में वृद्धि। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए कि शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, मान लिया आपके पास वहां पर टाइम नहीं बचता है, तब आप केवल जो ये हेडिंग्स हैं, ज्ञान का अर्जन, कौशलों का विकास, सोचने की क्षमता में वृद्धि, सामाजिक व्यवहार में सुधार और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना, पॉइंट बना करके आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। तो सोचने की क्षमता में जो वृद्धि होती है वो शिक्षण के द्वारा ही होती है। शिक्षित व्यक्ति ही सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, तो सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। फिर सामाजिक व्यवहार में सुधार। समाज में आपका कैसा व्यवहार है? अगर समाज के अनुकूल आपका व्यवहार नहीं है तो शिक्षण के द्वारा आपके सामाजिक व्यवहार में सुधार आएगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना, जीवन के जो भी पहलुओं को समझना, शिक्षण से विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है? बहुत अच्छी जो कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट देख रहे होंगे, कितना आसान भाषा में पूरा कंटेंट है। क्या है शिक्षण की आवश्यकता? ज्ञान का प्रसार करने के लिए किसकी आवश्यकता है? शिक्षण की आवश्यकता है। ज्ञान का प्रसार, शिक्षण से समाज में ज्ञान का प्रसार होता है जिससे विकास संभव है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यही सिद्ध हो रहा है कि शिक्षण के द्वारा ही विकास संभव है। नेक्स्ट लाइन क्या है? समाज में सुधार।
समाज जब शिक्षित होगा तो समाज में जो भी कुरीतियां होगी, अंधविश्वास होंगे, वो खत्म होंगे। और समाज को शिक्षित होने के लिए करना क्या पड़ेगा? शिक्षण, मतलब आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षण से समाज में सामाजिक नैतिक और सांस्कृतिक सुधार होता है। फिर है व्यक्तित्व का विकास मतलब व्यक्ति के खुद का विकास। शिक्षण व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। इसमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। कौशलों का निर्माण, किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा कौशल है, अगर किसी टैलेंट का पता नहीं चल पाता है तो शिक्षक ये देखता है कि किस क्षेत्र में ये विद्यार्थी आगे जा सकता है, तो कौशलों का निर्माण करता है। विद्यार्थी को जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी कौशल सिखाता है। बिल्कुल, जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी कौशल। आर्थिक विकास में योगदान, बिल्कुल ये तो सबसे जरूरी है। व्यक्ति का आर्थिक विकास सबसे जरूरी है, बिना आर्थिक विकास के कुछ भी संभव नहीं है। आर्थिक विकास में योगदान, शिक्षण से अच्छे पेशेवर तैयार होते हैं। पेशेवर का मतलब तरीके से बिजनेसमैन, जो समाज और देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। बिल्कुल, जो समाज और देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, ये देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के भिन्न उद्देश्य शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक उद्देश्यों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। एक तो क्या हो सकती हैं प्रभावित करने वाले कारकों में? व्यक्तिगत भिन्नताएं। कक्षा में अगर शिक्षण कार्य हो रहा है तो शिक्षण कार्य करने से पहले व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं, हर बालक, किसी की बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी, चीजों को जल्दी समझ जाएगा, कोई बच्चा ऐसा होगा बहुत देर से समझेगा, कुछ ऐसे होंगे दिव्यांग बच्चे भी होंगे, श्रवण बाधित होंगे। तो इन सारे बच्चों, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही शिक्षण कार्य हमें कराना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता, सभी बच्चों की समझने की जो शक्ति है वो एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताएं भिन्न होती हैं, जिससे शिक्षण की विधियां भी बदलती हैं। जिस प्रकार के बच्चे होंगे उस प्रकार की शिक्षण विधियों को हम वहां पर फॉलो करेंगे। फिर छात्रों का मनोशारीरिक स्तर। मनोशारीरिक का मतलब मानसिक और शारीरिक, आधा कर लो यहाँ पर। मनोशारीरिक मतलब मानसिक और शारीरिक। विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक स्तर शिक्षण के तरीकों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर, पहले ही हमने बताया कि सारे बच्चों का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। अगर शारीरिक कोई उनको दिक्कत है तो उनके लिए अलग अलग शिक्षण विधियां हमें अपनानी पड़ेंगी। उसके आगे क्या है? विषय वस्तु का स्वरूप, और जो पढ़ाने जा रहे हैं हम, जो हमारा टॉपिक होगा उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, उसका स्वरूप कैसा है और उसका स्तर क्या रहेगा। पता चला आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया और उसका जो स्तर रहेगा वो बच्चों की मानसिक जो स्तर है उससे ऊपर रहेगा, तो क्या शिक्षण प्रभावशाली होगा? शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। तो ये थे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से? व्यक्तिगत भिन्नताएं, छात्रों का मानसिक और शारीरिक स्तर, विषय वस्तु का स्वरूप और स्तर। अभी और भी है। परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव क्या है कि विद्यार्थी किस परिवेश से आता है। व्यक्ति तभी चीजों को जल्दी सीखता है जब आप ऐसे उदाहरण देकर के समझाएंगे जो व्यक्ति के आसपास से हो, उसके परिवेश से हो, बहुत जल्दी सीखता है बालक। कोई भी चीज हो सबसे आसानी से अपने परिवार से, घर से, स्कूल से सीखता है। तो ऐसी हमें विषय वस्तु बनानी है जिसमें उसके परिवेश का प्रभाव दिख रहा हो। अगर परिवेश से बाहर होंगी तो चीजें समझ नहीं आएंगी। क्या कह रहा है? कक्षा का भौतिक और सामाजिक परिवेश। स्कूल की अगर बात करें तो कक्षा का जो भौतिक है और सामाजिक परिवेश, घर, परिवार, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बिल्कुल, अंधेरे, शोरगुल या असुविधाजनक माहौल में शिक्षण कार्य कठिन हो सकता है। जैसे कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा है? कक्षा में शोर हो रहा है, अंधेरा है, तो
तो शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल प्रभावित होगी। शिक्षण क्रिया का नियोजन, नियोजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की योजना बनाना। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए आप ऐसी योजना बनाते हैं, वो भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षण की योजना का ठीक से तैयार होना आवश्यक। ठीक से तैयार होना का मतलब है कि योजना बनाकर के उसको तैयार करना है। बिना योजना के शिक्षण क्रियाएं प्रभावी और रोचक नहीं होंगी, आपका शिक्षण व्यर्थ हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, शिक्षक की विशिष्टताएं और योग्यताएं। क्या है? शिक्षक की विशिष्टताएं और योग्यताएं। शिक्षक की शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक योग्यताएं और कौशल शिक्षण। कौन सी? शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक योग्यताएं और कौशल शिक्षण। किस तरीके से वो कंटेंट को डिलीवर करता है। प्रशिक्षित शिक्षक का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा। मतलब शारीरिक अगर अच्छा है, मानसिक अच्छा है और शैक्षिक योग्यताएं और कौशल शिक्षण मतलब कंटेंट को डिलीवर करने का अगर उसका तरीका अच्छा है तो प्रशिक्षित शिक्षक का शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली होगा। भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। बिल्कुल, आजकल प्राइमरी स्कूलों में नामांकन जो कम हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है। क्या है? भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। प्राइवेट स्कूलों में अगर आप चले जाएंगे तो भौतिक सुविधाएं वहां पे बहुत अच्छी हैं। टीचर भले ही आपको वहां पे वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड ना मिले, लेकिन भौतिक सुविधाएं आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। हालांकि अपने प्राइमरी स्कूलों में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता क्या है? विद्यालय में भौतिक उपलब्ध शैक्षिक साधनों, भौतिक सुविधाओं और क्या है का शिक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और अधिक सुविधाओं वाला शिक्षक प्रभावी रूप से पढ़ा सकता है। भौतिक सुविधाओं का भैया बहुत ही ज्यादा योगदान है। जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जो भौतिक सुविधाएं वहां झूले वगैरह लगे होते हैं, उनसे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, पूरा टाइम क्लास में रुकेंगे। और जो सिखाने का हम प्रयास करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री को लेकर के, वो भी बच्चे बहुत मनोरंजन तरीके से सीखते हैं और उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर कह रहा है शिक्षक की दृष्टि से शिक्षण की क्या प्रासंगिकता होती है? क्या होती है? प्रासंगिकता। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। बिल्कुल, शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करता है और उसका पूरा प्रयास करता है और करता भी है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। शिक्षण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों का मानसिक, बिल्कुल, मानसिक विकास कैसे होगा? वाद विवाद प्रतियोगिता करा करके, पहेली वाली प्रतियोगिताएं होती हैं। शारीरिक विकास कैसे होगा? कोई भी गतिविधियां करा करके, शारीरिक गतिविधियां जैसे खेल के माध्यम से। फिर कह रहा सामाजिक कार्य के प्रति प्रेरित करके। भावात्मक विकास सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है। और आगे क्या है? संचार कौशलों में सुधार। सामाजिक में ही सामूहिकता की भावना आती है। खेल के माध्यम से बच्चे के अंदर क्या आती है? सामूहिकता की भावना आती है। उसके बाद है संचार कौशलों में सुधार। संचार के कौशलों में सुधार। शिक्षक विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने, बिल्कुल, विद्यार्थी को क्या करें? बोलने का मौका दें, उसको सुनने, समझने और कौशल विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल, ये नहीं है कक्षा में विद्यार्थी ने कुछ भी बोल दिया, शिक्षक ने डांट के बैठा दिया, बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करना? उसके विचार व्यक्त करने का उसको मौका दें और उसको सुने और समझने। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको समझाएं कि ऐसे नहीं, आपको ऐसे बोलना है, सारी चीजें हैं। फिर आता है सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। बिल्कुल, किसी भी चीज के दो दृष्टिकोण होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। जिस दृष्टिकोण से हम उस चीज को देखेंगे वैसी हमें नजर आएगी। तो कोशिश शिक्षक का यही दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों में इस गुण को विकसित करें कि उसका जो दृष्टिकोण हमेशा रहे वो कैसा रहे? सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करें। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल होना चाहिए। आत्मविश्वास है, धैर्य है। जब तक आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर नहीं होगा वो सफल नहीं होगा। उसके बाद क्या है? सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास। बिल्कुल,
शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है, शिक्षक का ये दायित्व होता है कि विद्यार्थी के अंदर सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास हो, क्योंकि आज विद्यार्थी क्या है, हमारे देश का नागरिक है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, क्या उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है। शिक्षक विद्यार्थियों में समाज के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना उत्पन्न करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अनुशासन की भावना उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति। तो मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि शैक्षिक उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होगा, उसमें संचार कौशलों में सुधार होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होगा, सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास होगा, तभी हमें क्या शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर क्या, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुदेशन। बिल्कुल, शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है और अनुदेशन क्या है, तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। क्या है, शिक्षण है। डीएलएड करने के बाद बच्चे जो भी कॉलेज से डीएलएड करते हैं, तो डीएलएड करने में क्या होता है, डीएलएड क्या है, शिक्षण हम लोग करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। डीएलएड में हम लोगों का प्रशिक्षण होता है। और शिक्षण और प्रशिक्षण में मेन अंतर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर डीएलएड करने के लिए आता है तो मोस्टली ग्रेजुएशन उसकी क्वालिफिकेशन ही है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही आता है, तो सारी चीजें पढ़ के वहां पे आएगा। पर डीएलएड में क्या पढ़ाया जाता है कि कक्षा आप 1 से 5 तक या 6 से 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे। तो अब किसी भी कार्य को आप कितनी कुशलता से करते हैं, यही प्रशिक्षण है। तो वहां में क्या सिखाया जाता है कि किसी भी प्रकार, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को आप कितनी कुशलता से सिखाते हैं। क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन करके गए हैं, यूजी करके, पीजी करके गए हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को आप कैसे डील करेंगे, सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या है, वो हमारा क्या है, प्रशिक्षण है। और शिक्षण क्या है, कोई भी शिक्षक अगर क्लास में बच्चों को सिखा रहा है, जरूरी नहीं है क्लास में ही सिखा रहा हो, ये एक औपचारिक माध्यम है। अनौपचारिक माध्यम कहीं से भी आप सीख सकते हैं, उसके लिए कोई भी निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित व्यक्ति की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो क्या यह एक प्रक्रिया है, शिक्षण क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय विशेष का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसमें विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और कौशलों को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में विशेष कार्यों के लिए आवश्यक कौशल और दक्षता का विकास करती है कि हम चीजों को कैसे समझाएंगे, किन मेथड का यूज करेंगे। तो उन्हीं कौशल और दक्षता का विकास प्रशिक्षण में किया जाता है ताकि वे अपने कार्य को कुशलता से पूरा कर सकें। उदाहरण के रूप में क्या है, डेविस के अनुसार, डेविस की ये क्या है, परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है और 1 नंबर में लिखने के लिए भी आ सकती है। क्या है, प्रशिक्षण तथ्यों, नियमों और प्रक्रियाओं के संगठित अध्ययन की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रशिक्षण तथ्यों, नियमों और प्रक्रियाओं के संगठित अध्ययन की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन ज्यादातर शिक्षण और प्रशिक्षण में ही अंतर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अनुदेशन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था किसी अन्य को शिक्षा या मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसे मोटिवेशन, प्रेरणा। यह व्यक्ति विशेष को किसी कार्य को करने के लिए जरूरी ज्ञान और तरीके सिखाने का कार्य है। मतलब किसी ना किसी तरीके से हम उसको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वही हमारा क्या है, अनुदेशन है। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, भेद के आधार पर शिक्षण, प्रशिक्षण। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, ज्ञान देना। या शिक्षक विद्यार्थी के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, किसको, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान व कौशल सीखता है। ठीक है, फिर प्रकृति, शिक्षण को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। बिल्कुल, शिक्षण को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। क्या, विज्ञान और कला। शिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को कितनी कुशलता से तभी हम कर पाएंगे जब वैज्ञानिक विधियां
अपने शिक्षण सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत हैं या शिक्षण प्रविधियों को हम लागू करेंगे। अगला क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक स्तर को बेहतर बनाना होता है, मतलब चीजों को वो कितनी जल्दी समझें। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की आदतों और निष्पादन को सुधारना होता है। क्या कह रहा है, व्यक्तियों की आदतों, मतलब हमेशा के लिए वो गुण आपके अंदर आ जाए, और निष्पादन को सुधारता है। फिर क्या समयावधि क्या रहती है, शिक्षण की समयावधि दीर्घकालिक रहती है। कैसी रहती है, दीर्घकालिक। प्रशिक्षण अल्पकालिक होता है, जैसे 3 माह 6 माह। बिल्कुल, प्रशिक्षण कैसा होता है, 3 माह का होगा, 6 माह का होगा। जैसे हमारा डीएलएड का प्रशिक्षण कितना है, 2 साल का होता है। ठीक है, ये शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर लगभग पूछा जाता है हर साल, 2 नंबर में आता है। फिर शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संवाद होता है। बिल्कुल, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच क्या होता है, पारस्परिक संवाद होता है, जिससे विद्यार्थी उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। अनुदेशन में क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों में ऐसा गुण विकसित करता है जिससे विद्यार्थी अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित हो जाएं, उद्देश्य की ओर प्रेरित कर सकता है। फिर आता है समावेशन। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। जब क्या करता है शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है तो अनुदेशन की प्रक्रिया उसमें निहित होती है। ठीक है, शिक्षण के दौरान अनुदेशन भी किया जा सकता है। अनुदेशन में शिक्षण का होना आवश्यक नहीं है। फिर है, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। विकास, शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जा सकता है। अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पक्ष, किस पर ध्यान देता है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर ध्यान देता है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जबकि उसकी व्यक्ति की आदतों में ही वो परिवर्तन कर देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लगभग पूरा हो गया है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बाकी जो भी क्लासेस हैं, जैसा कल हमने बताया था कि सोम मंगल बुध सामाजिक अध्ययन की क्लास 8 से 8:30 चलेगी, और बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन आपकी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 3 दिन आपकी क्लास चलेगी। टाइमिंग वही रहेगी, अपने जो निर्धारित टाइम है उस पर आकर सब लोग क्लास में आ जाया करें। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।